अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं, एक तो वो दौर था जिसको वो सेम पेज कहते थे, और एक तासुर ये मौजूद था कि उनकी हुकूमत में सामने चेहरा तो इमरान खान का है, लेकिन उनकी हुकूमत चलाने के अंदर पीछे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव रोल है। वजारतों की तकसीम से लेकर अहम जो पॉलिसी नोयत के मामला थे वहाँ तक, इंडिया की और अफ़गानिस्तान के इशू से लेकर अमेरिका के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ मामला कैसे चलाने हैं वहाँ तक। फिर 9 अप्रैल के बाद से एक दूसरे दौर का आगाज़ होता है जिसमें वो उस वक्त के आर्मी चीफ को मीर जाफ़र और मीर सादक पुकारते हैं, और ये सिलसिला 9 अप्रैल से ऑनवर्ड कंटिन्यूसली चल रहा है, या 27 मार्च के जलसे से कह लें कि ऑनवर्ड चल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। और पाकिस्तान की तारीख़ में वैसे इसकी माजी में बेमिसाल काफ़ी मकदार में मिसालें मौजूद हैं कि सियासी जमातों ने किसी सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर को इल्ज़ामात का निशाना बनाया, और जनरल फैज़ हमीद शायद उसकी सबसे मोस्ट रीसेंट एग्जांपल है कि PMLN वाले एज DGC उनका नाम लेकर उनके ऊपर ये सियासी जोड़ तोड़ का इल्ज़ाम लगाते थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगे और माजी के और कई जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगते रहे। लेकिन जो अभी मौजूदा शक्ल जो DGC जो अभी हैं जनरल फैसल नसीर, उसके ऊपर जो इमरान खान इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं वो बहुत ही संगीन नोयत के हैं। उनका इल्ज़ाम यह है कि उनके ऊपर वज़ीराबाद के अंदर जो कातलाना हमला हुआ उसके पीछे जनरल फैसल नसीर है। जो अरशद शरीफ की असैसिनेशन में मुलव्वस हैं वो कहते हैं वो जनरल फैसल नसीर है, और जो उनके मुख्तलिफ जो सियासी लोग पकड़े गए उनके ऊपर वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उनको बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसका इल्ज़ाम भी वो उन्हीं के ऊपर आयद करते हैं। तो दरमियान में एक स्टेज तो थी वो उनको नाम से नहीं बुलाते थे, वो कहते थे डर्टी हैरी। एक डर्टी हैरी आया जो इस तरह के काम करता है, फिर वो सबको मालूम था वो DGC को डर्टी हैरी बोल रहे हैं। फिर वो मिस्टर एक्स कहते थे, जो लाहौर कभी चिड़ियाघर पुकारते थे उसको, जो इनके सेक्टर कमांडर लाहौर में उनको इन नामों से पुकारते थे। फिर एक वो कहते थे मिस्टर वाई, और मोस्ट प्रोबेबली मैं अगर दुरुस्त गेस कर रहा हूँ तो वो जो इस्लामाबाद के अंदर सेक्टर कमांडर है उनको वो मिस्टर वाई कह के पुकारते थे। इस तरह से वो उनको पुकारते थे। लेकिन जो अभी उनका आखिरी बयान था उसमें बराह रास्त नाम लेकर संगीन नौयत के इल्ज़ाम थे, और उसके जवाब में ISPR का उतना ही सख्त लहजे के अंदर एक जवाब आया, तहरीरी स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, जिसमें सारे इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद मन घड़त कहकर रद्द किया गया है। तो जो तनाव है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, वो बजाय ये कि 1 साल के अरसे में नीचे चला जाता, क्योंकि हुकूमत गिरी है उनकी। पहले हुकूमत बनाने में उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि आपका हुकूमत खड़ी आपने की, 2011 से आप लगे हुए हैं, तो आपने बड़ी कोशिश करके 7-8 साल में PTI की हुकूमत खड़ी की। तो 3.5 साल के बाद वो जो मोहब्बत थी इनकी ख़त्म हुई, वो पीछे हट गई और हुकूमत इनकी गिर गई। तो ये तलखी थी जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जानी चाहिए थी, लेकिन वो तनाव नीचे आने की बजाय एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया, जिससे एक कन्फ्रंटेशन वाली कैफियत जो है वो महसूस होती है। ये खुशाइन नहीं है, क्योंकि एक बड़ी सियासी जमात है, उसके वर्किंग रिलेशनशिप रियासत के अदारों के साथ वो नहीं होने चाहिए कि मुखासमाना जो ताल्लुक होता है ना, दुश्मनी पर मबनी, वो नहीं होना चाहिए। ISPR ने कहा क्या, पहले मैं वो आपको बताता हूँ, फिर इमरान खान का स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ। चेयरमैन PTI ने बगैर सबूत के हाजिर सर्वस सीनियर फौजी अफसर पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए। मन घड़त और बदनीति पर मबनी इल्ज़ाम इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। पिछले 1 साल से मुसलसल फौजी और इंटेलिजेंस हुकाम को सियासी मकासद के लिए निशाना बनाया गया। मुतलका सियासी रहनुमा से कहते हैं कि झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद करें, कानून का सहारा लें। तो इमरान खान के लिए वैसे ये रास्ता खुला है, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आके पिटीशन फाइल करनी चाहिए, सबूत भी साथ लगाएं ताकि इसकी तहकीकात हो जाए। तहकीकात होनी चाहिए अगर उनके पास सबूत है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके पास सबूत हैं तो फिर भी वो कोई तहकीकात नहीं होनी चाहिए। अगर शवाहिद हों तो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएँ, सबूत हो तो सबूत की बुनियाद के ऊपर सज़ा भी होनी चाहिए। अदारा गलत बयानात और प्रोपेगंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। इमरान खान ने कहा क्या, जो लास्ट मोस्ट रिसेंट स्टेटमेंट है वो आपको सुनाता हूँ, दिखाइएगा। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। जो तशद्दुद हुआ आजम स्वाति पे, उसके पीछे भी यही था। अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे भी यही था। ये जो हरकतें कर रहा है ये कोई आदमी नहीं कर सकता जो इस मुल्क से प्यार करता है। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। अब एक तो ये हिस्सा है प्रोग्राम का, और दूसरा हम थोड़ा सा आगे चल के पहले स्टार्ट तो इससे करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ही अहम नोयत के मुकदमात हैं, जिससे एक में तो तासुर ये मिलता है कि 14 मई, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने अब पब्लिकली एक स्टेटमेंट दे दी है कि 14 मई तो अब फैसला है, क्योंकि आपने रिव्यू फाइल नहीं किया, तो अगर आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो उसके असरात भी होंगे। 14 मई इतवार को पूरी हो जाती है।
तो देन व्हाट, इसके बाद क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो है उसका आगाज़ करेगी? ये पहला सवाल है। दूसरा, जो लॉ उन्होंने टेकअप किया हुआ है कि एक ऐसा लॉ पार्लियामान ने बनाया जो उसको नहीं बनाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के कवानीन वो कहते हैं कि फुल कोर्ट ने खुद से अप्रूव किया हुआ है, 91 आर्टिकल 191 के नीचे उनको ये इख्तियार भी हासिल है। ये दूसरा हिस्सा है जिसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो आगाज़ करते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं फैसल वाडा सियासतदान और आबद शेर अली साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। वाडा साहब, लड़ाई होने जा रही है हेड ऑन कुलियन, ये क्या है? फ़ौज और PTI के दरमियान में कैसी कैफियत है ये? देखिए नदीम मलिक साहब, इन सब चीज़ों में जो आपने स्टेटमेंट सुनाई इमरान खान साहब की, फिर ISPR का स्टेटमेंट आया, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग्स। ये टाइमिंग्स क्यों चूज़ की गई? ये टाइम इसलिए चूज़ की गई कि अरशद शरीफ साहब का केस कल मेरे ख्याल से कोर्ट में लगा हुआ है, और जब उस हेयरिंग करीब आई तो अब 4 आदमी इमरान खान साहब ने कहा था कि ऐसे हैं जिनके लिए मैंने वीडियो बनाकर एक जगह पे रख दी है, और मुझे कुछ हुआ तो वो 4 आदमियों के नाम कौम के आगे आ जाएंगे। वो 4 नाम अब हट गए, अब एक नाम आ गया DGC का। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इमरान खान साहब को भी पता है कि अरशद शरीफ की असैसिनेशन प्लान में कौन आदमी मुलव्वस था और क्यों उसको बचाया जा रहा है। वो कौन था और उसको कौन बचा रहा है? ठीक है, और मज़ेदार बात ये एक वेजेंसी, आप इसकी वजाहत करेंगे? नहीं, मैं इधर ही रोकूंगा। मतलब आप इतना इन्फॉर्म्ड लगते हैं कि आपको तो सुबह अदालत को तलब करना चाहिए। नहीं देखिए जी, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कई महीनों से दिखा रहा हूँ। अदालत बुलाएगी तो जवाब देंगे? अदालत बुलाएगी तो बिल्कुल जी, पूरी दुनिया के सामने सब चीज़ें खोलूँगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक इत्तेफाक आप अगर समझें तो नून लीग और PDM लेती है फैज साहब का नाम, और PTI लेती है बाजवा साहब का नाम। अगर ये दोनों चीज़ें आप 1 मिनट बोर्ड पे हैंग ऑन कर दें तो आपको बहुत सारी चीज़ें इन बिटवीन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। एक इसमें और भी आदमी है जो इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं है, शायद किस्मत अच्छी थी उसकी, जो भी है वो मनसब पे तो ज़रूर है, लेकिन क्वालिफाई नहीं करता इस बड़ी गेम का हिस्सा, तो मैं उसको अभी एड्रेस नहीं कर रहा। लेकिन ये जो अरशद शरीफ का केस है, ये मैं आपको पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, पिछले 6 महीने से कहता आ रहा हूँ कि ये खून रंग लाएगा। इसमें जिसने एग्जीक्यूट करवाया, जिसने मरवाया, दूसरे मुल्क का कौन सा आदमी था, वो फ़ोन कॉल्स पहले किसको गई, वो फ़ोन कॉल के बाद किसने किससे डिस्कनेक्ट किया, कैसे वो ऑफ एयर हुआ, कैसे वो मुल्क से बाहर निकला अरशद शरीफ, उस मुल्क के अंदर जाने के बाद किसने उसको कांटेक्ट किया, उस कांटेक्ट के बाद किसने उसको फैसिलिटेट करवाया। आपको ये सारी बातों के जवाब मालूम है? देखिए नदीम मलिक साहब, ऐसा तो नहीं है ना कि बिला वजह जो है, अब यहाँ तो पाकिस्तान में लोग तकिया करते हैं इंसान के ऊपर, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। जब उतरे हैं तो आखिर तक इसको मंतक़ आबिद साहब से भी इस पर गुफ्तगू कर। आबिद साहब, जो अरशद शरीफ का मामला और इमरान दोनों को जमा कर लेते हैं। आई थिंक इनकी फैसल नसीर की जो पोस्टिंग थी जनरल बाजवा नहीं की हुई है इधर एज DGC। अरशद शरीफ के मामले में सबसे पहला सवाल उठता है कि जो मल्टीपल FIRs का पाकिस्तान में कुछ अरसे से रिवाज है, ये हैरेसमेंट है बहुत बड़ी। एक बंदे के ऊपर 20 FIR कर दें, मेरे जैसा बंदा तो उसको डिफेंड नहीं कर सकता। तो अरशद शरीफ भी मेरे जैसा ही था ना, वो डिफेंड नहीं कर सका, वो चला गया यहाँ से। तो आपको मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के उसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। इमरान खान के ऊपर एक हमला हो चुका है, इसलिए वो जो भी बात कहे उसको संजीदगी से लेना चाहिए। साहब, बात ये है कि बेहद अफसोस है अरशद शरीफ साहब का, और इज़हार हमदर्दी है उनके अहल खाना से। अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब की मग़फ़िरत करे और उनके अहल खाना को अल्लाह ताला सब्र दे। और ये एक नाहक कत्ल हुआ है, और वज़ीर आज़म समेत पूरी हुकूमत संजीदगी से इस इशू के ऊपर है, और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी हुई और GIT बनी, GIT का एक विजिट भी हुआ, और उसकी आई थिंक प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर चीफ जस्टिस को खत भी लिखा, और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इस पर एक मरतबा ये नहीं है कि सहाफ़ियों के ऊपर आप हमले करवाएं, अपनी पर्सनल गेन के लिए आप लोगों को मरवा दें। ये पॉलिटिक्स और इस तरह के जो भी साजिशी करदार है, मलिक साहब एक मरतबा उनको ज़रूर एलिमिनेट करके पब्लिकली एक ऐसी एग्जांपल सेट करें ताकि ये जो हरासमेंट होती है, जो ये अपने ज़ाती मफादात के लिए आप जो आम ट्विस्टिंग करते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। वैसे आबिद साहब, हमारे जो कई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अबसार आलम है, हामिद मीर है, मतीउल्लाह जान है, असद तूर है, लंबी लिस्ट है।
और वो जो इन्वेस्टिगेट जर्नलिस्ट हैं अहमद नूरानी और एक और भी उनके साथ है जिनकी वो शेव की गई थी, याद होगा, उमर चीमा समेत जितने भी जर्नलिस्ट हैं। मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म का ये पूरी दुनिया के अंदर है कि आप अपने फ्रीडम है, आपको अपने एक्सप्रेशन की आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या आप लोग तहकीकात नहीं कर सकते? तहकीकात होनी चाहिए। देखें मलिक साहब, जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ उस वक्त वज़ीर आला परवेज़ इलाही थे, जो आजकल उनकी पार्टी के फैसल वाडा साहब भी बता सकते सदर है, और वो परवेज़ इलाही को पूछें कि FIR शहबाज शरीफ साहब ने दर्ज नहीं करनी थी, PDM की हुकूमत ने दर्ज नहीं करनी थी, उसका अंदराज गुजरात के थाने में जो चौधरियों का अपना आबाई घर है वहाँ पर हमला होता है, लाहौर में नहीं होता, सियालकोट में नहीं होता, पूरे GT रोड में इमरान खान साहब आराम से इज़्ज़त से जाते हैं, लेकिन हमला उनको गुजरात के ही जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का अपना आबाई घर है वहाँ पे होता है। मलिक साहब फिर मुझे बताएं कि FIR मैंने कहा था कि ना कटवाएं, मैंने कहा था कि उसको इमरान के इल्ज़ामात की तहकीक तो कर लें सर, मेरी कोई हर्ज तो नहीं है सर, मेरी बात सुने। देखें, सो कॉल्ड जो फैसिलिटेट होता है अभी भी फैसिलिटेट करते हैं इमरान खान को, सारा मामला निज़ाम उनका था, सारे लोग एक पेज पे थे, इनके साथ थे। ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट लाहौर के, जो तमाम मामलात की वो इन्वेस्टिगेशन करते, खुद तहकीकात करते। मलिक साहब, ये तहकीकात ना आपने यहाँ पे प्रोग्राम पे बढ़नी करनी, ना मेरे भाई फैसल वाडा ने करनी है, ना मैंने करनी है। जो चीफ मिनिस्टर है उसको कटहरे में लाएं परवेज़ इलाही को। ये इमरान खान जो बोतान लगा, देखें अब मैं किसी की सेहत को लेकर खुदा न खास्ता पॉलिटिक्स नहीं करता। अब ट्रक है मैं भी एक एज ए पाकिस्तानी मैं पूछता हूँ, एक ट्रक है, 10-15 लोग खड़े हैं, आगे स्क्रीन है, जो बकौल के फायरिंग हुई, बड़ी गोलियां चली और एक ही टांग, 15 टांगों में से एक ही टांग गोली को नजर आई, वो चीर के आके लग गई, और वो आज तक हमें नहीं पता कि उसकी रिपोर्ट किधर है, उसकी जो वो सिर्फ शौकत खानम के अंदर ही वो सारा मेडिकल चेकअप होता है, शौकत खानम के ऊपर ही अंदर ही बोर्ड बनता है। पाकिस्तान में जो मैंने FIR कटवानी है किसी के ऊपर, अब मेरे पर मेडिकल रिपोर्ट तो होना, मैंने सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल रिपोर्ट लेनी है। मलिक साहब आप मेरा सर फाड़ते हैं, मैं वाडा साहब मेरा कोई सर फाड़ दे, मैं जाके सरकारी अस्पताल से रिपोर्ट लूंगा, मैं जाके ये मेरा रिजल्ट है जी, आप FIR दें। इमरान खान की वो रिपोर्ट किधर, मेडिकल बोर्ड किधर? मैंने ये आप सारा कुछ उठा के शौकत खानम में ले आते हैं, जब आप चाहते हैं कि व्हील चेयर पे आ जाते हैं, जब आपने जलसा करना हो तो आप चल कर आते हैं। मलिक साहब, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पूरी कौम सुन रही है इमरान खान की। मैं अल्लाह ताला से डर के कहता हूँ कि हम किसी को हाथ लगाने के नहीं रवादार, लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम आप अपनी मुसल्लह अफवाज के कमांडर पे लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान का वक्त आ गया है, इसको अंदर होकर बिठाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ये झूठा है इसको बाहर नहीं आने देना। अब ये काम मलिक साहब होके नहीं रहना है, या ये अंदर जाएगा, ये जो बोहतानबाजी करता है हमारी आर्म फोर्स। मुझे वैसे ही आपका लगता है इरादा उसको पकड़ने का, ये उसने जलसे जुलूस करने नहीं, जलसों जुलूसों से हम नहीं घबराते, तो फिर ना पहले घबराए। हमने तो इसको फ्री हैंड दिया हुआ था। हमजा शहबाज जब, आप क्यों पकड़ना चाहते हैं? ये इसके कारनामे उस तरह के, उसके सबूत हैं। हमें बताएं, 90 दिन के लिए मलिक साहब हमें को उठा के जेलों में फेंक दिया जाता था, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आते थे नैब के कवानीन का, वो आपको भी पता है। तो अब इसके तो दीवार के सामने लिखा हुआ है, इट इज रिटन ऑन द वॉल कि ये बंदा गिल्टी है और ये बंदा फसाद क्रिएट कर रहा, पूरे पाकिस्तान का माहौल खराब कर रहा है, इसको पकड़ना चाहिए। वाडा साहब, एक जो आम मसला है वो इन बयानात से शायद दूसरे लोग तो, या मैं भी एक टॉक शो करके चले जाऊंगा, लेकिन एक इदारे के साथ टकराव नजर आ रहा है PTI का। देखिए नदीम मलिक साहब, फवाद चौधरी मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट्स ना बड़ी मज़ेदार होती हैं। वो कह रहा है कि इमरान खान साहब से भी गलत बयानात दिलवाए जा रहे हैं, जो मेरा मौक़िफ़ 6 महीने पहले था। वो कौन दिलवा रहा है सर? देखिए मैं ये तो कह रहा हूँ, उस बाजवा साहब की रिजीम के दौरान भी कुछ लोग बेनिफिशरी थे,
पॉलिटिकली भी और अदरवाइज भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी वो बेनिफिशरीज आज भी दोनों तरफ हैं, ठीक है जी। और सबके अपने मकासद हैं, कुछ मकासद किसी के फेल हो गए हैं, कुछ के रह गए हैं, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आप फवाद चौधरी की बात को अगर आप समझें तो इमरान खान साहब से ये स्टेटमेंट, और मैं भी इसका बिलीवर हूँ कि इमरान खान साहब से फिर मैं वही कहूँगा, फिर आप लोग कहेंगे मैं उनकी साइड लेता हूँ, कि वो सादे आदमी इमरान खान साहब जो अरशद शरीफ का जिसने करवाया है अरशद शरीफ का केस, वही इमरान खान साहब की फायरिंग में भी मिलेगा आपको। सर ये आपको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट आपको बुलाएगी इस पे। देखिए सुप्रीम कोर्ट मुझे इस किस्से में बुलाएगी नहीं, आपको 3 दफा ये बात कह चुके हैं। मैं भी आपको कह चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मुझे इस किस्से में कभी नहीं बुलाएगी। मुझे तो लगता है बुलाएगी। मुझे आप दावेदार लगते हैं कि आपको पूरी तफसील का पता है। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चलेंगे आप, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिफोर टाइम बहुत कुछ मैंने बोला जो विद टाइम नजर आ गया। तो मैं तो बहुत वो आप उन 2 लड़कों को भी जानते हैं जो वहाँ थे, केन्या में थे, आप उन दोनों को जानते हैं? जी। उनका फोन किधर गया, किसने बाजवा साहब को इन्फॉर्म किया, कहानी वहां से शुरू होगी। और दुबई में कौन से आदमी ने उससे आके मुलाकात की, वो किसका पॉइंटी था, फिर दुबई से उसको फैसिलिटेट करवा के वसी साहब के थ्रू श्रीलंका पहुंचाया गया, उसमें किसका किरदार था। सर अभी जो ये टकराव है, बहुत कुछ, जब उसका खून ऐसे नहीं जाएगा। जो आज ISPR का बयान है, क्या ये इंडिकेशन नहीं है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और PTI आमने सामने नजर आ रहे हैं? देखिए इमरान खान साहब फिर नहीं समझ पा रहे ये टकराव है कि नहीं। ये वो टकराव को दावत दे रहे हैं। ये टकराव नहीं है अभी। देखिए आप किसी भी अफसर को, आप चीफ हो सिपाही हो, सबूत है आप कोर्ट में जाए ना छोड़ें, किसी जरूरत ना छोड़ें, कोई भी आदमी हो पाकिस्तान का। लेकिन जो आपसे कहलवा रहा है, जो आपको बता रहा है, जो आपको ACR से बता रहा है, वो कौन? वो वही लोग हैं जिसने इमरान खान पे फायरिंग कराई, अरशद शरीफ के कत्ल में भी मुलविस देख लेंगे, ताकतवर लोग थे, आज भी शायद कुछ जगहों पे हैं कनेक्टेड। वो बहुत पंडोरा बॉक्स जब खोलेगा तो आपको इस मुल्क की बुनियाद, एस्टैब्लिशमेंट की बुनियाद और डेमोक्रेसी की बुनियाद हिलाने वाले आपको 2 आदमी मिलेंगे। 2 आदमी इतने ताकतवर हैं कि बाकी एस्टैब्लिशमेंट पे भी हावी हैं। देखिए मेरी बात सर, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है, और उनके जो बेनिफिशरीज हैं वो मेरी पार्टी में मौजूद है। 2 गैर सियासी ताकतवर लोग जो साबका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखते थे। दूसरे को तो मैं डेढ़ ही मानता हूँ, चले शायद साबका एस्टैब्लिशमेंट से मुंसलिक थे, वो आप समझते हैं कि वो बड़े ताकतवर थे और उनकी बिना के ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है। 2 आदमी सिर्फ बेस्ड प्लान, एग्जीक्यूशन, पावर, मनी, करप्शन, डेमोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशरी। सर उनको आप जरूरत से ज्यादा उनको आप ताकतवर करार दे रहे हैं। उनकी जगह पे जो बैठा है उससे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अब इन ऑफिस वो है। देखिए सर, जब तक आप मुल्क की साख्त, मुल्क के इदारों को तमाशा बनाने वाले, पोलिटिसाइज करने वाले, इदारों को तबाह करने वाले लोगों को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, उनकी गर्दन पे फंदा डाल के उनको नहीं घसीटेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। सर इमरान खान के हवाले से आबिद शेर अली साहब, एक खबर ये चलती है कि आप लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे, आज भी अखबारात में छपी हुई, क्या आपका इरादा है सर? देखें मलिक साहब, हमारे इरादे को छोड़ें, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, फिर आप कहेंगे जी कि सियासी तौर पर आप इंतकाम ले रहे हैं। आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ अपनी बेटी के साथ पेश होता है अदालतों में। नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ को अडयाला जेल में नवाज़ शरीफ साहब के सामने हथकड़ी लगा ली जाती है। फरियाल तालपुर साहबा को जिस तरह भी लेकर गए और जिस तरह फिर पार्लियामेंट लॉजेस से हमारे अरकान असेंबली को उठाकर लेके जाते रहे, उसको कहते हैं विक्टिमाइजेशन। हमने कोई विक्टिमाइजेशन करनी हो तो बुशरा बीबी को रोज़ाना ही गलियों के चक्कर लगवाएं। बात ये है वो पकड़ा जाएगा, मैं आपको ये साफ बता रहा हूँ, पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। किस बिना पे? कोई दो राह नहीं है। उसके ऊपर तोशा खाना का केस है, उसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस है, उसके ऊपर 300 अरब रुपया उसने अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को नवादा बिला सूद कर्जे दिए, वो उसके ऊपर केस है। सैकड़ों ऐसे BCO केस हैं जिसमें मलिक साहब उसकी गिरफ्तारी को अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, वो अब इंशाल्लाह ताला गिरफ्तार होगा। सबसे बड़ी जो एक और ये भी उसके ऊपर केस बनता है, जो उसने एक सर्विंग चीफ के ऊपर जो DIC जी हैं, जनरल फैसल DGC। आप मुझे बताएं कि वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी
जनरल है, उनकी कमिटमेंट अपने पाकिस्तान के साथ है, जनरल साहब की, और उनकी कमिटमेंट अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट है। अब पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट वो रोज़ाना ही शहादतें दे रहे हैं, कल भी मुसल्लह अफवाज के लोगों पर हमला होता है। ये मुझे बताएं इसके अंदर और दुश्मनों में क्या फ़र्क है? सर जब जनरल फैज़ पे आप इल्ज़ाम लगाते थे उस वक्त ये सोच नहीं थी? पॉलिटिकली लगाए, ये नहीं कहा कि वो नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ को या मुझे वो मार देगा, उसने मेरे पे हमला कराया, ये बड़ी बात। सर जब मरियम का कराची में उसके होटल के कमरे का दरवाजा टूटा तो नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा था कि जिसने कहा कि मरियम को स्मैश कर दूंगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, जनरल फैज आप जिम्मेदार होंगे। जवाब दिया नवाज शरीफ ने कि नहीं दिया? नाम लेके दिया। हाँ मुझे बताएं, वो फिजिकली वो उसको मॉनिटर कर रहे थे। जनरल फैज ने RTS सिस्टम बंद करवाया कि नहीं लाया? ये जनरल फैज इमरान खान को आगे लाया कि नहीं लाया? जनरल फैज़ ने सेनेट का इलेक्शन मैनेज किया कि नहीं किया इमरान खान के लिए? जनरल फैज़ ने पूरी अदलिया को मैनेज किया कि नहीं किया? मुझे बताएं आप। जनरल फैज़ के जो अभी जस्टिस सदीकी साहब की स्टेटमेंट लेने, वो सीधी सीधी FIR, जनरल फैज़ के ऊपर भी वो FIR है, इमरान खान के ऊपर भी FIR है। जनरल काजी फायज ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस बनाया है, ये भी FIR दर्ज होनी चाहिए, जनरल फैज़ हमीद पर होनी चाहिए और इमरान खान के ऊपर होनी चाहिए और सदर आरिफ अलवी के साथ ऊपर होनी चाहिए। मलिक साहब, ये ऐसे संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं कि आप, इंडिया नहीं इल्ज़ाम लगा रहा आपकी मुसल्लह फौज के ऊपर, दुश्मन नहीं आपकी फौज के ऊपर, इमरान खान बैठ के इल्ज़ाम लगा रहे जी कि मुझे। मैं सिर्फ नदीम मलिक साहब सिर्फ अपनी सच्चाई बताने के लिए, ये अरशद शरीफ साहब का वो फ़ोन है जिस पे फीड हुआ हुआ अरशद शरीफ ऑन द रन, और आप इसमें पढ़ लें, प्लीज़ कॉल रिगार्ड्स अरशद शरीफ। यहाँ से ये ट्रांजैक्शन शुरू होती है, मेरा उसका रब्ता, मेरी दोस्ती से उसके बाद। और अगर आप एक और एंकर है, मुनासिब नहीं होगा मैं उनका नाम लूँ लेकिन मैं पूछ लूँगा, उसके आगे आप हल्फ पे कुरान दें। जब जिस वक्त दुबई से उसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी उस वक्त भी मैं अरशद शरीफ के साथ फ़ोन था। जब दुबई से अरशद कीनिया जा रहा नहीं, जिस वक्त अरशद शरीफ के पास एक आदमी मिलने आया, किसी का अपॉइंटेड, और उससे जो गुफ्तगू हुई वो अरशद शरीफ की मेरी बात है, और वो एंकर भी उसका कुलीग है और उसको वो कुरान पे हाथ रखेंगे तो वो भी आपको बताएगा। तो हम तो सिर्फ इदारों की, सर कुरान पे हाथ रख के ना गवाही अदालत में आपको देनी चाहिए। नहीं सुनिए मेरी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं तो देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इंडोर्समेंट अपनी बता रहा हूँ कि वो बंदा भी मुकरेगा कभी भी नहीं। वो आपको बताएगा कि मुझसे भी बात हो रही थी और उस वक्त फैसल से भी बात हो रही थी और क्या क्या बात फैसल कर रहा था और क्या हो रहा था। तो बहुत कुछ। अरशद शरीफ की वालदा हयात है, माँ की दुआ में दम इतना होता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा जो उसके कत्ल में मुलव्वस है वो बचेगा, नहीं वो आएगा सामने। बड़ा कुछ हो रहा है देखिए, इसके उस बंदे की जिसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसके पीछे जो सियासी लोग थे, उसके पीछे कुछ और लोग थे जो बहुत अपने आप को झाड़ झूड़ के समझ रहे हैं कि वो इस किस्से से निकल गए हैं होशियारी करके। कोई नहीं निकला, अभी तो पार्टी शुरू होगी। और अरशद शरीफ क्योंकि एक नेक नियत, ईमानदार, दलेर आदमी था, उसकी वालदा की दुआ अपनी जगह पे 100% है, वो शहीद है और उसका खून रायगा नहीं जाएगा और वो काम होगा इस मुल्क के अंदर जो 65 साल में आज तक नहीं हुआ। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के मामला कैसे आगे बढ़ेंगे उसके ऊपर भी किसी को यकीन नहीं है कि सूरत हाल क्या होगी। जो 14 मई का ऑर्डर है वो इतवार को अपनी मुद्दत पूरी कर लेगा। हुकूमत ने उसके ऊपर रिव्यू फाइल नहीं किया और चीफ जस्टिस पब्लिकली स्टेटमेंट दे चुके हैं कि इसके असरात होंगे। असरात क्या होंगे? क्या जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनको और उनके साथी वुज़रा को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करेगी? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि हुकूमत ने एक वो शोशा ही कहना चाहिए छोड़ा, क्योंकि मेरे ख्याल में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं कि जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत चीफ जस्टिस की बहाली हुई थी, ये वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने एज प्राइम मिनिस्टर जारी किया था और उस वक्त ये लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 31 जुलाई 2009 की रूलिंग आ चुकी है और उसके अंदर वो रेगुलराइज हो चुका है मामला। लेकिन हुकूमत कहती है कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ था तो विड्रॉ भी हो सकता है। अगर वो विड्रॉ हो तो उसके चीफ जस्टिस मौजूदा उमर अता बंदयाल के ऊपर क्या असरात होंगे? क्योंकि उन बहाल होने वाले जजेस में से शायद मौजूदा चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के अलावा कोई जज भी इस वक्त ऑफिस में नहीं है, बाकी सारे रिटायर हो चुके हैं। जो उन्होंने लाहौर में बयान दिया कि 90 रोज़ तो 90 रोज़ है, ये बात दुरुस्त है। आइन के अंदर 90 रोज़ की शर्त बिल्कुल क्लैरिटी के साथ लिखी हुई है, इसमें बहाम है ही नहीं है। क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. It is not our choice. It is not our choice. It is our duty to say that. Instead of finding a reason why we should avoid to say that. This is what has happened
You call it controversy. I'm sorry. I'm not worthy of controversy. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. 90 रोज़ के ऊपर कोई दो राय है ही नहीं। चीफ जस्टिस का बयान बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसाइल ये है कि जो 63 का इन्होंने फैसला किया हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है और वो मावरा आइन तस्वर होता है। और जो 4-3 है कि 3-2 है, उसके अंदर 2 जजेस जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कुछ लिख चुके हैं कि ये पॉलिटिशियन इन रोब्स और इंपीरियल कोर्ट, ये वाले अल्फाज भी 2 जजेस के लिखे हुए हैं। उस तनाज़े से सुप्रीम कोर्ट को बचा के कैसे बाहर निकले मालूम नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस अगले बयान के हिस्से में एक बड़ा सख्त बात कह रहे हैं कि अगर ये रिव्यू फाइल तो हुआ नहीं है तो अब अमल दरामद नहीं होता तो इसके असरात होंगे। वो क्या कहते हैं, दिखाइएगा। That the Supreme Court on merit, its judgment has moral authority. That becomes even more important when those judgments are not appealed or no review is filed. Then that means no one has any objection to the judgment. If a review is filed, then it will be heard. So let's see what happens now. I'm optimistic. The political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that, but at least they are conscious that they have a duty to comply with the Constitution. जी फैसल वाडा साहब, एक मामला तो हम अरशद शरीफ का सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, लेकिन ये मामला बहुत संजीदा है। हुकूमत रहेगी कि जाएगी? देखिए नदीम मलिक साहब, एक तो वैसे तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सियासी अखाड़ा, सियासतदानी सुप्रीम कोर्ट ले गए। तो एक तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सियासी अखाड़े के अंदर सियासी लोगों को इसका रास्ता निकालना था, क्योंकि सिस्टम अब कोलैप्स की तरफ जा रहा है। लोगों का जो एक भरोसा होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जुडिशरी के अंदर, फ़ौज के अंदर, वो सब एक लिम्बो में आ गया है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, बदनसीबी पाकिस्तान की कि हम इस सिचुएशन में आज आके खड़े हैं और सिस्टम कोलैप्स की तरफ जा रहा है। लेकिन जब आप सियासी अखाड़े को ले गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो देखिए कुछ चीज़ें बड़ी समझदारी से असेस करने की ज़रूरत है। आइन कहता है आपको 90 डेज़ में इलेक्शन कराने। चीफ जस्टिस साहब आइन के राइट पे खड़े और 3.5 महीने बाद उन्होंने इस मुल्क रिटायर हो जाना है। और पॉपुलर वेव और पॉपुलर स्टांस भी यही है और एक पॉपुलर पार्टी भी इस स्टांस को इंडोर्स कर रही है। तो 4 चीज़ें राइट पर हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आ जाए चीज़ों के ऊपर के क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अपने अहकामात से 14 मई को या 30 मई को इलेक्शन कराने में कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब सिस्टम की बदनसीबी आ जाए मुल्क के अंदर और वो एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग में चले जाएंगे, तो अब तो जब आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर आपने तो वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट का नोटिस जारी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं वो मानेंगे। अब तो सब माइट इज राइट वाली जगह। वो तो कहते रहे हम नहीं मानेंगे, वो तो अभी भी कह रहे हैं ना, हम वो 4-3 का फैसला मानते हैं, 3-2 का नहीं मानते। लेकिन कंटेम्प्ट नोटिस सर्व हो जाए। वैसे इट इज टू अर्ली फॉर अस टू प्रेडिक्ट आल्सो, क्योंकि जो बेंच है रास्ता उसी तरफ जा रहा है। ठीक है, रास्ता उस तरफ नजर आ रहा है। हम इसको डिबेट का हिस्सा जरूर बना सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें इज टू अर्ली टू से। मेरा अपना ख्याल है कि जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो के आगे बढ़ेगा, कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स की पॉसिबिलिटी जरूर नजर आती है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको अवॉइड करना चाहिए। अभी जो एक और खतरा है, अगर कंटेम्प्ट की तरफ गए तो मेरे ख्याल से फिर तो सब आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे। कंटेम्प्ट में और ये इमरान खान वाली लड़ाई में किसी भी सूरत में कोई एक नहीं जाएगा, दोनों तरफ से नुकसान होगा। अब शेर अली साहब की जमात को भी नुकसान होगा और इमरान खान की जमात को भी नुकसान होगा। एक 97 वाला सिनारियो जो है उसका अंदेशा भी मौजूद है। उस वक्त एक तरफ उस वक्त के चीफ जस्टिस बैठे हुए थे और दूसरी तरफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी का 10 रुकनी बेंच बैठा हुआ था। अभी भी वो तकसीम मुमकिन है। एक तरफ काजी फायजीसा का बेंच बैठा हो माजरत के साथ और एक तरफ दूसरा बेंच बैठा। बात हम किसी जजेस के डिवीजन पे बिलीव नहीं करते। हमारा 90 डेज पे फैसल साहब, मेरा इस पे कोई दो राय नहीं, ठीक है जी। हालात नहीं, आपको फुल कोर्ट बेंच, आपने फुल कोर्ट क्यों नहीं बना? नंबर 2, अगर आप चंद जज साहबान अगर मुतनाज़ कंट्रोवर्शियल बन गए थे, उनको अलहदा कर दिया गया बकौल चीफ जस्टिस के कि जी रिव्यू फाइल नहीं किया हुकूमत ने। मलिक साहब, आप शऊर आदमी हैं, अब आप क्या पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपनी दें। रिव्यू फाइल करने का मतलब है कि हमने उनके फैसले को मान लिया। आप ये कह के भी रिव्यू फाइल कर सकते हैं कि आपका फैसला तो हम दुरुस्त नहीं समझते, 4-3 का दुरुस्त समझते हैं। मेरे आर्ग्यूमेंट्स ले लें।
अगर हम उनके वो दो जो आप कह रहे हैं, अगर उनके फैसले को मान लें तो झगड़े खत्म हो जाता है। तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, तमाम, आप मुझे बताएं कि जब आप साकिब निसार साहब की वो साहब तो मैं ऐसे मुंह से निकल गया, खैर साकिब निसार की वो जजमेंट ले लें। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म अकेला फैसला नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म मतलब कैबिनेट, ठीक है। मेरा इसी तरह के सवाल आप उधर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब है तमाम मुअज़्ज़िज़ जज साहबान जो उस मुक़द्दस सवान के अंदर बैठे हैं, काबिल एहतराम, ठीक है। जब आप हेड ऑन लेते हैं पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट सुप्रीम है। 24 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट को आप रद्दी के टोकरे में नहीं फेंक सकते, ठीक है। माजी में वज़ीर आज़म सर, आप मुझे बताएं साकिब निसार के ऊपर इतने बड़े सीरियस एलिगेशन हैं, उसको कटहरे में चोर को नहीं लाना चाहिए, अजमत सईद को नहीं लाना चाहिए, आसिफ सईद खोसा को नहीं लाना चाहिए, ये जस्टिस गुलजार को नहीं लाना चाहिए जिन्होंने बेगुनाह नवाज शरीफ को सजाएं दी, जिन्होंने पनामा को ला के कामा में नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये कवानीन इनके बाप दादा के लिखे हुए मलिक साहब। क्या इन्होंने जुल्म नहीं किया नवाज शरीफ और उसके अहले खाना के साथ? क्या ये उस वक्त इनकी आंखें बंद थी जब मरियम नवाज के साथ जुल्म हो रहा था, उसके कमरे को तोड़ के ये लोग दाखिल होते हैं? बात जब आप उस तरफ लेकर जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला साकिब निसार बचेगा नहीं। ये जो फैसिलिटेटर्स हैं जिन्होंने फैसिलिटेट किया, उस आइन को तोड़ते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड लाइन पे करते, सिर्फ इन्होंने अपने बीवी बच्चों के कहने पे फैसले करने थे। मेरा आबिद साहब से एक सवाल है। आबिद साहब देखें, कराची में वो इंसिडेंट हुआ जब मरियम नवाज साहिबा के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया, कमरे का ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी, चाहे वो पीटीआई के लोग हों या नून लीग के हों, किसी पार्टी। इमरान के घर का दरवाज़ा तोड़ना दुरुस्त था? बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, गलत था, बिल्कुल गलत। परवेज़ लाई का दरवाज़ा तोड़ना भी गलत था। मैंने कहा किसी भी पार्टी का हो। अब सवाल ये है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बहुत ही ईमानदार नफीस ब्रिगेडियर का नाम लिया गया और उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो बहुत ज़्यादती और जुल्म हुआ उस ब्रिगेडियर के साथ। बहुत अच्छा आदमी था वो, हम तो कराची के ईमानदार आदमी। जिम्मेदार कौन था? दरवाज़ा किसने तोड़ा? जिन्होंने तोड़वाया, जिनकी ऑर्डर पे हुआ। आपकी हुकूमत ने आके उनका क्या किया आज के दिन तक? ये आप उसका जवाब मैं बताइए। और आप समझ गए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इस पे कोई दो राय नहीं है। हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, आज भी लेना चाहिए। मरियम नवाज के इशू पर कोई टॉलरेट नहीं करना चाहिए भी, किसी भी के लिए भी नहीं टॉलरेट करना चाहिए। आपसे अभी मलिक साहब आपने एक बात की, मेरे अभी ज़हन से निकल गई इसी पैराए में। मेरे चले ज़हन से निकल गई इस चीज़ की बात, बड़ी ख़तरनाक बात थी, मेरे ज़हन से निकल गई। आप शायद इसे ब्रेकिंग न्यूज़ बना लेते, मेरे ज़हन से निकल गई। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि पार्लियामान की जो पार्लियामेंट की तौहीन करते हैं आप, उसको सिसिलियन माफिया कहते हैं। आप मुंतखब वज़ीर आज़म को आप सिसिलियन माफिया कहते हैं। यही हम आपको गए तो हम मुजरिम, आप हमें गए तो हम आपको जाने दें। आपको किसने इख्तियार दिया? पूरी दुनिया में जजेस सियासत नहीं करते। मुझे बताएं कि किसी दुनिया में किसी हमारे हमसाया मुल्क को ले लें, इंडिया को ले लें, इंडिया इवन नेपाल को ले लें, या आप अफ़गानिस्तान को ले लें जो टूट फूट का शिकार है, वहाँ पे ये काम नहीं होता। मेरी मलिक साहब आपसे मुझे बताएं सर, आप लड़ाई में उस सतह पे चले गए। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मेरा सवाल ले लें अभी। मुझे बताएं कि ये कानून केपी के अंदर राइज नहीं है 90 डेज वाला? क्या केपी की अवाम इसराइल में रहती है जाके? आप पंजाब, हम कहते हैं जी कि पूरे मुल्क के अंदर एक ही दिन इंतखाबात कराएं, क्या हर्ज क्या है? वैसे मैं आबिद साहब की बात को आगे लेते चलूं कि 14 तारीख वाले इलेक्शन में आपको और कई प्रोग्राम में पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि वो नहीं होने। 30 मई को भी नहीं होने। मुझे तो आगे वाले जो इलेक्शन है मुझे उसकी फिक्र है, वो भी हो जाए वक्त पे। मुझे तो वो भी नहीं लग रहा। ठीक है जी, आपको नहीं लग रहे वक्त पे? मैंने तो सारे प्लेटफॉर्म से बात। दूसरा देखें, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दीजिए, बात अच्छी नहीं कर रहे। मेरी गुजारिश ये कि आबिद साहब की आज हुकूमत है, जिस लोगों ने उस टाइम पे ताकत का भरपूर मुजाहरा किया, मेरी साबका पार्टी
उनके साथ थी, वो उनके साथ थे, वो आज भी हैं, वो दो जिस्म एक जान है, वो सब चीज़ अपनी जगह। आपकी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप डेमोक्रेसी की खातिर उस पे एज गवर्नमेंट एक्शन लें। क्यों नहीं आप ले रहे? मैं वाडा साहब आपके तहकीकात के लिए हिम्मत चाहिए। मैंने तो सेकंड हिम्मत नहीं है हुकूमत में। हुकूमत ऐसी कह रही है इमरान को पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ सकते, तहकीकात भी नहीं कर सकते। बट साहब आपका काम है परसू करवाएं इसके ऊपर कि करें। मैं बिल्कुल आप खड़े हों। आपने जो फरमाया इंशाल्लाह आपको आइंदा नजर आएगा। ये देखिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मौलाना साहब। सर तहकीकात के लिए हिम्मत चाहिए आपकी हुकूमत में, हिम्मत कोई नहीं, आपकी हिम्मत होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये मलिक साहब, हम कीड़ों के पीछे जाते हैं। मेरा सवाल अब मुझे बताएं मौलाना साहब, आपने कहा कि जी दरवाजे तोड़ना बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात। अब मुझे बताएं कि अगर आप पे कोई एलिगेशन आपका छुपना फ़र्ज़ है, अगर आपको अदालत उज़्मा कह रही है या कोई इन्वेस्टिगेटर इदारा कह रहा है आप आगे आप पेश हों, तो आप क्यों नहीं पेश होते? मेरा सवाल है आपसे दोनों मुअज़्ज़िज़ीन से। परवेज़ लाई पेश हो जाता है, दरवाजा तोड़ना दुरुस्त नहीं है। मैं इमरान खान का दरवाजा तोड़ना गलत है। मौलाना साहब मैं कंडेम करता हूं दुरुस्त हरकत नहीं है। मैं कहता हूं ये गलत चीज़ है, बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए दरवाजा। फिर बनेंगे भी नवाज शरीफ पेश हों, पेश तो हो रहा है। और कौन से पेश होते हैं? कोई व्हीलचेयर पे आ जाता है, कोई टोकरी लेकर आ जाता है। प्रॉब्लम है नदीम मलिक साहब, मुल्क का अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम हमेशा से कीड़ों को मसलते आए हैं और अजदहा जो होते हैं उनके आगे पहले छुपे रहते हैं, और जब बारी आए ताकत आए तो अजदहा के करीब से भी नहीं गुजरना। फैसल वाडा साहब ये जो कुछ कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये किसी दिन इस मुल्क में आग लग जानी है। 150 FIR इमरान खान पे दर्ज की हुई, रोज उसको FIR एक हो, रोज उसको अदालतों में बुलाते हैं। किस दिन किसी ने एक पटाखा वहां चला दिया ना तो इनसे संभाला नहीं जाना। इतनी बड़ी भयानक गलती ये कर रहे हैं, दुरुस्त नहीं कर रही है, दुरुस्त नहीं है। अगर पता है कि उसको सिक्योरिटी थ्रेट है तो उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। मैं तो इस चीज का हामी नहीं हूं। मैं तो इसका हामी हूं कि आपसे वो सिक्योरिटी का कह रहे हैं कि खान साहब आपको वो 5 आदमी मांग रहे हैं, आप 50 आदमी दो, 50 मांगते हैं, 500 मतलब उसकी बेनजीर वाला वाकया तो सामने रखना चाहिए। आप वो लीडरशिप तो उसकी है ना, देखें ठीक है, उसकी फॉलोइंग तो है। देखें उसकी फैन फॉलोइंग या उसकी जो भी पॉलिटिकल चीज़ है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। मेरा यही डिमांड है। हमें तो चले नवाज शरीफ साहब की सिक्योरिटी भी वापस ली, उनको थ्रेट्स थे, इन चीज़ों को आप छोड़ ही दें। उनके घर से भी पुलिस को उठवा लिया, तालिबान का बड़ा थ्रेट था मलिक साहब। उसके बावजूद कभी नवाज शरीफ ने वो जिस तरह ये इमरान खान साहब आते हैं पेश होते हैं, वो मियाँ साहब कभी पेश नहीं हुए। जो सिक्योरिटी वाडा साहब उन्होंने डिमांड की, हर किस्म की फुल प्रूफ सिक्योरिटी इमरान खान को प्रोवाइड की जा रही है। किसी किस्म का हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज है भी नहीं है। लेकिन मेरा आबिद साहब आपसे आखिरी रिक्वेस्ट ये होगी कि देखिए आबिद साहब, आप जब खड़े होंगे ना, उन लोगों को, चाहे हम आपसे भी गलतियां हो गई, हमसे भी हो गई, सबसे हो गई, अब आप खड़े हो हमारे जैसे आपसे 10 कदम आगे खड़े होंगे और वो करके दिखाएंगे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं होगा। खड़े तो आप देखिए जो नहीं खड़े होंगे हमारे साथ, देखें आपकी हुकूमत नहीं खड़ी होगी। आपको नहीं कह रहा आपकी हुकूमत नहीं खड़ी हो सकती। किस चीज पे खड़े हो? यही जो चीजें हुई है, प्रॉब्लम ये है कि करवाने वाले को छोड़ देते हैं। वो जो शरीफ आदमी होता है उसको हम सब बल डाल के निकल जाते हैं। मेरी अर्ज सुने, सिर्फ एक ही सवाल ले लें कि मरियम के कमरे के दरवाजा तोड़ने वाले कौन थे? इस पे ही आ जाते हैं। अभी मुझे बताएं कि एक बंदे को पकड़ते हैं, दूसरे दिन उसकी बेल दे दी जाती है, ये क्या है? तहकीकात तो आप करें। ओ सर जी, किस किस्म की तहकीकात को आप तहकीकाती इदारे को रोक देते हैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। आप वो निकालते हैं। आपने नैब को कैसे रोक दिया जी कि आप बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते? सर आप ऑडियो क्लिप निकाल के ना तो आप खुशी मना रहे हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ऑडियो क्लिप की तहकीकात भी नहीं कर सकते। मलिक साहब मेरी अदब के साथ मुझे बताएं कि परवेज इलाही साहब को रिलीफ मिल जाता है अदालतों में, सारे इतने बड़े स्कैंडल्स हैं उसके ऊपर, इमरान खान को मिल जाता है, उनकी पूरी कैबिनेट को मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है। कहाँ कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? और फिर आगे वो गालियां देते हैं। आपने आप सुने उनके लोगों की जो छूट के आते हैं, रोते भी हैं अंदर बैठ के माफिया भी मांगते हैं, अंदर कहते हैं जी फलान भी मारी होगी, बाहर आगे फिर गालियां देते हैं। और सिर्फ मेरी बात सुने, हमें तो जो किया, अब मुझे बताएं राना सनाउल्लाह को इन्होंने मंशियात के केस में पकड़ लिया, ख्वाजा साद रफीक के ऊपर क्या मुझे बताएं लंबी क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें फैसल वाडा साहब। क्या इंतखाबात आपने बड़ी ख़तरनाक एक बात की है, उसकी थोड़ी वजाहत मैं कभी इस चीज़ का हामी नहीं होगा कि इंतखाबात गायब ही हो जाए मंजर से। आपको लगता है इंतखाबात होंगे नहीं? मैं कह रहा हूँ वक्त पे ये भी नहीं हो रहे, वक्त होंगे नहीं होंगे, मतलब अक्टूबर में नहीं होंगे। मुझे तो अभी आज की तारीख में आप मुझसे पूछे ना, मुझे क्यों? क्योंकि जो हालात और वाक़यात है, जब सिस्टम कोलैप्स की तरफ जा रहा है, जब आपकी
हर फैसला चाहे वो किसी भी जगह से हो रहा हो, डेमोक्रेसी से हो रहा हो, जुडिशरी से हो रहा हो, कहीं और से हो रहा हो, वो सारे सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड या सेल्फ लाइकिंग कहते हैं हम इमरान को पकड़ लेंगे, सेल्फ तो क्या लाइकिंग फिर इमरान को पकड़ लेंगे? इमरान खान को किस बात पे पकड़ेंगे? कत्ल पे पकड़ेंगे। कत्ल किया उसने, किस बात पे? अगर कोई काम किया है तो बिल्कुल पकड़े, किसी को सबको पकड़े, लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो आप शौक से तो आपको लगता नहीं है कि दोनों की नुकसान हो जाएगा? इमरान का भी नुकसान हो जाएगा, इनका भी? ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान हो नहीं सकता जो हो रहा है। हम सोसाइटी एज माशरा तबाह हो चुके हैं। नवाज शरीफ नु फड़ लो तो कोई नुकसान नहीं, इमरान खान नु फड़ लो तो नुकसान। ये कैसी मंतक है? सुभान अल्लाह, फड़ने के लिए केस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियां नवाज शरीफ के ऊपर क्या केस? वो तो बना लिया ना उन्होंने कामा वाला। सची काम में फिर तो आप कह रहे हैं जी कि इमरान खान नु फड़ लो तो पाकिस्तान मसले जा जाएगा, नवाज शरीफ नु फड़ ले। सुभान अल्लाह जी, क्या मंतक है? चलिए आप बनाएं, फिर मैं आपके साथ ही देखता हूँ। आप पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह ताला जी, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? आबिद शेर अली साहब, फैसल वाडा साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।